हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई इंस्टीट्यूट। आज हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करने की, उसका पार्ट 3 डिस्कस करने लगे हैं हम। मेक श्योर अगर आपने पहली फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं ये। प्रॉपर पूरी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की, ऑलमोस्ट सारे पंजाब के एग्जाम्स जितने भी हुए हैं, वील ट्राई फ्रॉम 2015 टू 2020 जितने भी हुए हैं हम ट्राई करेंगे इसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। आज इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं और हर पार्ट में हम कुछ एक क्वेश्चंस रीजनिंग के डिस्कस करते हैं, क्वांट के एंड जीके के। चलिए लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सीरीज। Which two committees of the parliament are described as twin sister committees? कौन सी ऐसी दो कमेटीज हैं जिनको बोला जाता है कि they are twin sister committees? So the answer is public accounts committee and estimates committee. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है और एस्टिमेट्स कमेटी होती है, ऑप्शन नंबर ए, इनको क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी। अगला है द रोहिंग्या क्राइसिस हैज बीन मेकिंग न्यूज लेटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोहिंग्या। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से कौन सी सही है और कौन सी करेक्ट है, कौन सी नहीं है। दे आर एन ethical group largely comprising Muslims who predominantly live in western Myanmar province of Rakhine। तो इसमें अब हमें क्या करना है, हमें बताना है ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सही है। Answer number one is right, but let us check the complete thing. All the Rohingyas are full citizens of Myanmar. All जो ये चीज आ गई ना, all, we are not sure, और यहाँ पे all चीज आएगी भी नहीं, तो जो हमारा सेकंड है वो गलत है। थर्ड है, according to UN, United Nations, the Rohingya crisis is majorly a result of ethnic cleansing being done by Myanmar state. Very true। तो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर्स हैं। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारी, ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ऑप्शन 1 एंड 3 फॉलोज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट या अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज और वर इवेल्युएटेड विद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात आ रही है, तो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई थी जिसको इक्वेट किया गया, जिसको कहा गया कि ये क्या कर, इसको क्या कहेंगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें या सेंट्रल लेवल की करें, और ये काफी बार रिपीट हुआ भी है क्वेश्चन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट। इसको क्या कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा जो फॉलोइंग में गिवन है वो गलत है विद रिगार्ड टू द शेड्यूल्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, शेड्यूल्स या शेड्यूल्स की बात करेंगे विच आर बीइंग लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गलत जो है वो बताना है। देयर आर टोटल 12 schedules. Schedules 11 and 12 were incorporated respectively by 73rd and 74th constitutional amendments. The ninth schedule was added in the constitution by the first amendment. Okay. Anti-defection law is in the 10th schedule of the constitution and it was amended by 42nd constitution amendment. तो इसके अंदर हमें बताना है गलत कौन सा है। गलत जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है एंड ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल? अगेन इट इज नॉट असेंशियल कंडीशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं, कंडीशंस गिवन है हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है, ताकि उसको क्या बुलाया जाए, एज अ नेशनल पार्टी उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो हमारी जो पहली ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, if a party gets 6% of the total valid votes polled in the election for Lok Sabha in 4 or more states, अगर उसको 6 या 6% of टोटल वैलिड वोट्स जो होते हैं वो मिले लोकसभा में या ज्यादा स्टेट से या 4 स्टेट से, ऑप्शन नंबर ए हमारी ये है। उसके बाद है, इफ अ पार्टी सेंड्स 4 इलेक्टेड मेंबर्स टू लोकसभा, ये भी ठीक है। इफ अ पार्टी गेट्स 2% of the total number of seats in Lok Sabha from not less than 3 states, okay। and fourth जो चीज है वो है, if a party is recognized as a state party in at least 2 states। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये असेंशियल कंडीशन नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर ए भी, बी भी और सी भी क्या है, तीनों असेंशियल कंडीशंस है, बट डी इज नॉट द असेंशियल कंडीशन, ताकि किस लिए, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको माना जाए एज ए नेशनल पार्टी।
The Panchayati elections are scheduled in the month of September 2018 in Punjab. हुए थे जो ये. Consider the following statements about Panchayati Raj institutions. Which of them is incorrect? हमें बताना है इसमें से कौन सी गलत है. तो अब हम देखेंगे the term of the office to be panchayat at every level is 5 years. बिल्कुल ठीक है. अब हमें बताना है consider the following statements. Which of them is incorrect? तो this is correct. अगली क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन द डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नो. अगला है द स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत. दिस इज अगेन राइट. और जो अगला है वो है The 73rd Amendment Act provides for reservation of not less than 1/3 of the total number of seats for women, including the number of seats reserved for women belong to SC and ST. इसके अंदर जो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है that is incorrect, that is not right, and option number A, C, D are correct. और उन्होंने हमारे से पूछा है incorrect. तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट. नाउ वन थिंग, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको ये चीज चेक करनी है कि वहां नॉट लिखा है कि नहीं, वहां इनकरेक्ट लिखा है कि नहीं, बिकॉज ये चीजें होती हैं, हमें आंसर आता भी होता है बट इफ यू मार्क इट रॉन्ग तो वो हमारा आंसर गलत हो जाता है. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नॉट कहाँ लिखा है, इनकरेक्ट कहाँ लिखा है. अगला है हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल. हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल. कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, स्टेट लेवल में भी देखा जाए तो भी और अगर सेंटर के लेवल पे देखा जाए तो भी, दोनों के लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन with us says the word bureaucracy was first coined by. अर्लियर ऑल्सो मैंने आपको दोनों वीडियोस में बताया है, जहां भी ये कॉइंड वाला ये कोई फ्रेज किसने दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड स्टेट एग्जाम में स्पेशली 1 to 2 तो देखे ही जाते हैं, तो इनको काफी अच्छे से पढ़िएगा. ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये कॉइंड किसने किया था, ये नाम कहाँ से आया था? विंसेंट डी गॉर्ने ने ये नाम दिया था. ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर. अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड फ्रॉम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. जो हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है इसमें से ब्रेटन वुड जो है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका कौन सा रिजल्ट था? तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड बैंक एंड IMF. IMF की फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है. इट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक इज योर आंसर. दे वर बोथ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. अगला क्वेश्चन जो है वो है which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both houses of parliament. both houses of parliament कौन से होते हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा. इसके अंदर से हमें क्या बताना है? which of the following is not sufficient ground for convening. अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्शन ऑफ अ बिल बाय वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द अदर हाउस हैज पास्ड इट. ठीक है, इसमें से ये जरूरी है. both houses have finally disagreed as the amendments to be made in the bill. Right. More than 6 months have elapsed from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. President has refused to give the assent to the bill. This one is not a sufficient ground. Option number D. ठीक है, जो चीजें which is not sufficient for this particular thing, conveying a joint sitting for both the houses of the parliament, option number D is not sufficient. Next question with us is celebrating its 50 years, Booker Prize declared the best of the Man Booker Prize on 7th July 2018. तो 2018 का बेस्ट ऑफ मैन बुकर प्राइज कौन सा, which book won the prize? कौन सी बुक को ये प्राइज मिला था? द इंग्लिश पेशेंट को. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर 2018 के लिए. which was the best book who won the prize, मैन बुकर प्राइज, तो आ जाएगा द इंग्लिश पेशेंट. अभी यहाँ पे हमने जो था जनरल नॉलेज का पार्ट डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द रीजनिंग थिंग. So let us begin. The first question given to us is share market doing well is written as wa jo pa ma. Learn to share stuff is written as si pa lava. Well known to market is written as si no ma jo. And stuff the whole market is written as fi ma pa do. Now what is this? ये क्वेश्चन जो है ये आपका कौन से पार्ट का है? ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है.
इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको अब बेसिकली करने का मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ। आप क्या करिएगा, इसके बेसिस पे हमारे पास हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस हैं। ये किस पे बेस्ड है? इन्हीं डायरेक्शंस पे बेस्ड है। तो 1 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। इसको करने का सबसे एक आसान तरीका बता रही हूँ। सारे कोड्स का एक टेबल बना लेंगे। पहला कोड है वा, अगला है जो, फिर है बा और फिर है मा। ठीक है, वी डोंट नो इसमें से शेयर का क्या कोड है, मार्केट का क्या कोड है, डूइंग का क्या है, वेल का क्या है, पर हम आगे देखते हैं। सी लिखेंगे अगले कोड में, सेकंड कोड में फर्स्ट वर्ड है सी। उसके बाद है पा, पा के अगला वर्ड है ला और उसके अगला वर्ड है वा। वा हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसलिए हम वा यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद है अगले में फिर से सी, हम सी लिख चुके हैं। फिर है नू, माँ भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। और उसके बाद है फी, फी हमने नहीं लिखा, माँ भी हमने नहीं लिखा, पा भी हमने नहीं लिखा, और हमने पा हमने लिख दिया, माँ हमने लिख दिया, हमने डी ओ भी नहीं लिखा। तो ये हमारा एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब हम देखेंगे कि हमें इनके आगे वर्ड्स क्या क्या लिखने हैं। तो फर्स्ट है वा, वा ढूंढो कहीं और है, वा यहाँ भी है, वा यहाँ भी है, और इसके कोडिंग के जो मतलब है वो यहाँ गिवन है, इसकी कोडिंग का मतलब जो है वो यहाँ गिवन है। अब हम चेक करेंगे वा और वा अगर दोनों में सेम है तो कौन सा वर्ड दोनों में फिर से सिमिलर है। शेयर है नीचे, यस। मार्केट नहीं है, डूइंग नहीं है, वेल नहीं है, तो वा का जो मतलब आएगा वो क्या आएगा? शेयर। उसके बाद अब हम देखेंगे जो, जो कहीं और है, जो यहाँ भी है, जो यहाँ भी है। इसके कोड में हम देखेंगे मार्केट डूइंग वेल, और यहाँ पे क्या है? वेल नोन टू मार्केट। मतलब जो का कोड आ जाएगा दोनों जगह पे, दोनों सेंटेंसेस में जो सिमिलर चीज है दैट इज मार्केट। अब हमारा शेयर हो गया, मार्केट हो गया। अब हम डूइंग वेल को देखेंगे। डूइंग वेल कैसे देखेंगे? बा और माँ देखो कहाँ है, माँ यहाँ भी है। तो व्हाट वी हैव टू मेक श्योर नाउ, जो और माँ दोनों फर्स्ट वाले में थे, जो और माँ दोनों ही थर्ड वाले में है। तो यहाँ पे अब हम वर्ड चेक करेंगे मार्केट एंड वेल। ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे वेल भी लिख देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जो और बा में से दोनों में से कौन सा कोड किसका होगा। अगर हमें आगे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम ऐड कर लेंगे। अभी के लिए हमें इतना पता है कि जो और माँ दोनों में किसी के लिए वेल और मार्केट है। इसका मतलब डूइंग का कोड एक ही रह गया, दैट इज बी ए। बी ए का कोड अब क्या बन जाएगा हमारे पास? डूइंग। नाउ वी आर नॉट श्योर जो का क्या कोड रहेगा एंड माँ का क्या कोड रहेगा, लेटर ऑन चेक करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हो गया। दूसरे सेंटेंस में हमारा अभी तक सिर्फ क्या हुआ है? शेयर। आगे अब हम पढ़ेंगे सी। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। लर्न टू स्टफ, यहाँ है लर्न नहीं, टू नहीं, स्टफ टू है। तो टू किसका आ जाएगा हमारा? सी का। उसके बाद अब रह गया लर्न एंड स्टफ। अब देखो उसके बाद हम कोड चेक करेंगे। सी हो गया, पा और ला रहता है। पा कहाँ है? पा यहाँ भी है, पा यहाँ भी है। अब हमारा चेक वर्ड क्या रह गया था? लर्न एंड स्टफ। तो हमारा यहाँ क्या आ गया? स्टफ। इसका मतलब पा पे क्या आएगा? स्टफ। और जो ला रह गया वहां पे क्या आएगा हमारे पास? लर्न। हमारा सेकंड सेंटेंस भी होगा। अब हम आएंगे थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस में हमारा सी भी हो गया था, नू रहता है। नू अब चेक करेंगे, नू कहीं नहीं है, माँ भी हो गया, जो भी हो गया। तो देखेंगे अब हमारा मार्केट हो चुका है, हमारा वेल हो चुका है, हमारा टू हो चुका है। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग दैट इज नोन। तो नो पे आ जाएगा नोन। उसके बाद एंड में सी भी रह गया, दो भी रह गया। स्टफ हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। द हो चुका है, नहीं हुआ। उसके बाद होल हो चुका है, नहीं हुआ। मार्केट हो चुका है, हाँ हो चुका है। होल जो है, द और होल, अब हमें नहीं पता फी का होगा या डू का होगा, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। बट मेक थिंग वन थिंग वेरी क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास मार्केट गिवन है और हमारे को पता है जो या माँ में से कोई मार्केट का है, और यहाँ पे माँ है। इसका मतलब माँ का कोड मार्केट हो जाएगा, तो वेल का कोड क्या हो जाएगा? जो। अब हमने ये जो चार्ट पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लिया, इससे हम सारे क्वेश्चंस अब विद इन 5 सेकेंड्स कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हमें बताना है बी ए का क्या कोड है। वापस जाएंगे, बी ए देखेंगे कहाँ है, बी ए यहाँ है, इसका कोड क्या है? डूइंग। तो अब देखेंगे कहाँ पे है डूइंग। डूइंग इज ऑप्शन नंबर सी। हार्डली आपको 2 to 5 सेकेंड्स लगेंगे वंस योर टेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेल नोन शेयर? वेल नोन शेयर क्या है आंसर? जो नी वो।
जो नी वो, ढूंढो कहाँ पे है सारा कुछ। जो नी वो, सॉरी जो नु वो है, एक सेकेंड। जो नु वा, जो नु वा है, जो नु वा, ये रहा जो नु वा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला हमें बताना है मार्केट का कोड। मार्केट का जो कोड है वो रहेगा MA। अगला क्वेश्चन है लर्न टू एक्सेल। अब देखिए हमने लर्न भी वर्ड ढूंढा, हमने टू भी ढूंढा, एक्सेल तो था ही नहीं। अब जो वर्ड नहीं होगा एक्सेल, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोड्स गिवन है उनके अलावा कोई कोड होगा तो वो एक्सेल के लिए होगा। ठीक है, अभी पहले हम लर्न टू चेक करेंगे। लर्न टू का क्या है? लर्न का कोड है ला, टू का है सी। ला और सी, देखो ला और सी इसमें आ रहा है और जेड ई आई कहीं नहीं था, तो ये ठीक हो सकता है। ला और सी यहाँ है, पा का हमने कोड फाइंड किया, ला और सी यहाँ है, जेड का भी हमने नहीं किया, ये हो नहीं सकता बिकॉज ला और सी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो ला और सी, पा का हमने कोड फाइंड करा है, जेड आई का हमें कुछ पता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला है होल का कोड क्या होगा। होल का कोड क्या होगा चेक करते हैं। होल का कोड होगा फी या दो में से कोई, बिकॉज द और होल का हमें कोड का नहीं पता चला, तो हम चेक करेंगे फी और दो कहाँ पे है। फी यहाँ है तो, पर दो नहीं है, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है आइदर फी और दो, मतलब या तो फी या फिर दो। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगला जो है हमारा ब्लड रिलेशंस का है। तो इसके अंदर क्या है, पॉइंटिंग टू अजय। अजय को देख के राधा क्या कहती है, राधा ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद मैंने आपको पिछले प्रीवियस ईयर वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तब मैंने आपको बताया था कि जो बंदा कह रहा होगा हमने उसको लिखने के बाद माय वर्ड ढूंढना है। माय वर्ड ये रहा, राधा के बाद है माय ग्रैंडफादर, राधा के ग्रैंडफादर ड्रॉ कर देंगे। राधा के ग्रैंडफादर के पिछला रिश्ता क्या है, उनका अकेला अकेला बेटा, मतलब राधा का फादर। उसके बाद क्या, हिज फादर इज द ओनली सन, मतलब हमने ओनली सन तक एक्स यहाँ बना दिया। अब वो कह रहे हैं अजय है ना, जो हिज अजय के लिए यूज हो रहा है, अजय के जो फादर हैं वो ये हैं। ठीक है, मतलब अजय यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हाउ इज राधा रिलेटेड टू अजय। राधा इज द सिस्टर ऑफ अजय। बेसिकली मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ ये वाले क्वेश्चंस को। सेड वाले को या पॉइंटिंग वाले को क्या करना है, जो बंदा कह रहा होता है सबसे पहले वी ड्रॉ हिम और हर। उसके बाद हम पीछे से शुरू करते हैं, माई ढूंढते हैं, माई से जो भी रिश्ता आता रहता है बैक बैक जाके हम वो सॉल्व करते रहते हैं। कब तक, जब तक इज नहीं आता। फिर जब हमारे पास हिज इज वर्ड आ जाता है, उसके बाद हम वहां स्टॉप करते हैं और फिर आगे का रिश्ता फॉर्म कर लेते हैं। फॉर्म करने के बाद आपका क्लियर कट आंसर आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आया है सिस्टर। अगला है ललिता सेड टू टीना, यू आर द डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। अब यहाँ पे सेड वाला क्वेश्चन है, पर अब हम इसको कैसे कोशिश करेंगे। ललिता सेड, ललिता ने कहा, क्या कहा, माई ढूंढेंगे, माई फादर्स ओनली सन, ललिता के फादर अकेला अकेला बेटा है। बेटी तो ललिता है ना, बेटा उन्होंने ओनली सन कहा है। माई फादर्स ओनली सन के पीछे क्या है, ग्रैंड मदर, मतलब ओनली सन की ग्रैंड मदर आ जाएगी यहाँ। ग्रैंड मदर के बाद क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉ, मतलब उसके फादर की मम्मा, उसके जो फादर की मम्मा की डॉटर इन लॉ, मतलब उसकी इस बंदे की मम्मा ही लगी हो। उसके बाद क्या है, डॉटर इन लॉ यू आर, मतलब टीना यहाँ आ जाएगी, वो टीना है। अब क्या है, हाउ इज ललिता रिलेटेड टू टीना। ललिता टीना से कैसे रिलेटेड है, ललिता क्या लगती है उसकी डॉटर। डॉटर इज नॉट एन ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखा है इनडिटरमाइंड, यहाँ पे हम कर देंगे नॉन ऑफ द अबव। इनडिटरमाइंड क्यों, इनडिटर्मिनेबल मतलब कांट बी डिटरमाइंड, मतलब हम फॉर्म नहीं कर सकते आंसर। ठीक है, एक बार देखेंगे। ललिता ने कहा टीना को, हमने ललिता ड्रॉ कर ली। उसने कहा टीना को, तो हम क्या कर देंगे, ललिता पे माई ढूंढेंगे, माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर का अकेला अकेला बेटा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ग्रैंड मदर, इसकी ग्रैंड मदर हमने ड्रॉ कर दी। ग्रैंड मदर की जो डॉटर इन लॉ है, मतलब ग्रैंड मदर की बेटे की जो वाइफ है, वो आप हो, वो टीना है, तो वो पूछ रहे हैं हाउ इज ललिता रिलेटेड टू टीना। तो वो क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए। अगर ललिता इसकी डॉटर है तो ललिता इसकी भी क्या लगी, डॉटर, तो नन ऑफ दी अबव आ जाएगा। अगला हमें क्यूबिक वाला गिवन है, डाइस वाला।
Let's begin with it. Two different positions of a dice are shown above. Which number will appear on the face opposite to number 4? अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है 4 के ऑपोजिट क्या आएगा। ठीक है, हमें बताना है 4 के ऑपोजिट क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इज अ वेरी इजी मेथड। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब हम यहाँ लिख लेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे हम बी। उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ कॉमन नंबर आउट। ये 4 कॉमन है, ये 4 कॉमन है। पहले हम लिख लेंगे 4 और 4। फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। पहले हम डाइस ए की इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, फिर डाइस बी। क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, यहाँ पे 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। अब देखिएगा हमारे पास डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। 1 2 4 5 एंड 6। 3 नहीं आया। जो 3 नहीं आया वो हम देखेंगे 4 2 बार आया। तो किसी भी जगह पे आप 4 को काट के 3 लिख दो, या ऊपर या नीचे, इट्स योर विश। अब जो ये हमने पैटर्न फॉर्म किया है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे 3 के ऑपोजिट 4 आएगा, 1 के ऑपोजिट 2, 2 के ऑपोजिट 1, 4 ये 5 के ऑपोजिट 6, 6 के ऑपोजिट 5। क्वेश्चन पूछा था 4 के ऑपोजिट क्या है। 4 के ऑपोजिट हमें क्लियर कट दिख रहा है, क्या है, 3। तो हेयर 3 विल बी योर आंसर। वेरी इजी थिंग, बहुत ही ज्यादा ये नॉन वर्बल का पार्ट होता है, और ये भी यूजुअली स्टेट एग्जाम्स में देखा जाता है या एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। अगला ये क्वेश्चन है, और इसमें से हमें बताना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, इसका क्या मतलब होता है, ऑड मतलब जो अलग चीज है। 5 ऑप्शंस गिवन है, पांचों ऑप्शन में से एक ऐसी चीज होगी जो पैटर्न से परे है, बिल्कुल अलग है, वो चेक करेंगे। यहाँ पे सारा कुछ, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल एंड अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, बट दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियसली हमें दिख गया हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। या फिर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं शेप से। अदरवाइज वन मोर थिंग, कि ये भी 3 लाइनों से बना है, 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 और ये 4 लाइनों से बना है, 1 2 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिगर ये है, ये एक ट्रांसपेरेंट शीट है। वो कह रहे हैं इस ट्रांसपेरेंट शीट को ना आपको फोल्ड करना है और बताना है कि फिर ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या फिर डी बनेगा, कौन सी ऑप्शन जो होगी वो सही होगी। यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है। वो कह रहे हैं जहां से ये निशान है वहां से इसको फोल्ड कर दो। तो जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। जब हमारे पास ये डी बन जाएगा एक तरीके का, इसको जब हम इधर फोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे या इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कटेंगे, बिकॉज हम इसको हाफ में नहीं करना, इधर ऐसे हाफ में करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑप्शन है। उसके बाद अब हमें पता है ये ब्लैक डॉट्स हैं, तो या तो ये ऐसे बन जाएगा जब फोल्ड करेंगे, या फिर ये ऐसे बन जाएगा। हम चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन में ब्लैक डॉट्स है। इसमें व्हाइट डॉट्स हैं, गलत है। इसमें व्हाइट डॉट्स हैं, ये भी गलत है। ये बिल्कुल सही है और हमने ये ड्रॉप भी किया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इसको बोलते हैं पेपर फोल्डिंग का कंसेप्ट। इसी तरीके से एक पेपर कटिंग का भी आता है, उसके भी कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। ये था पेपर फोल्डिंग का। अगला है, ग्रुप द फॉलोइंग फिगर्स इनटू 3 क्लासेस विद आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हमें आंसर बताना है। अब ये क्या कह रहे हैं, ग्रुप कर दो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज को। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब देखिए ये क्या है, नंबर 1 ट्रायंगल, अगला है रोम्बस या स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये अलग कैटेगरी है। ये है हमारे पास ट्रायंगल, ये है रोम्बस या स्क्वायर कह लो, और अगला जो तीसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास सर्कल। अब हमें नंबर्स देने हैं। सर्कल 3 नंबर था, अगला है 4, तो ये स्क्वायर में है ना, इधर आ जाएगा। अगला है ट्रायंगल, ये 5 में आ जाएगा। ये अगला सर्कल है, ये 6 में आ जाएगा। फिर ट्रायंगल 7 में आ जाएगा, 8 में सर्कल आ जाएगा, और 9 में स्क्वायर या रोम्बस या रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये कैटेगराइजेशन हमने कर दी कि 1 5 और 7 साथ आएंगे, 2 4 और 9 7 आएंगे, 3 6 और 8 साथ में आएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है, ये क्या है हमारे पास, नंबर सीरीज गिवन है 9 5। ये क्या है, कंप्लीशन करो इसकी, मतलब इसको कंप्लीट करो, ये जो आपको नंबर सीरीज गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखा जाता है। या तो आ जाएगा नंबर सीरीज या फिर आ जाता है अल्फाबेट सीरीज। सो लेट अस बिगिन। यहाँ पे हमारे पास पहले 9 है, फिर 25 है, 49 है, 81 है एंड 121 है। तो इसके अंदर हमने क्या, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से, आपके स्क्वायर्स क्यूब्स वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब ध्यान से देखोगे, ये 3 का स्क्वायर है,
ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का, ये 9 का, ये 11 का। स्क्वायर्स चल रहे हैं, ये हमें पता चल चुका है। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो क्या है कि ये क्या सीक्वेंस है। 3, 5, 7, 9, 11, ये ऑड नंबर्स चल रहे हैं, या +2 कह लो, या ऑड नंबर्स कह लो। इट्स योर विश, दोनों में से कुछ भी चला लो। ऑब्वियसली +2 करेंगे तो भी 13 आएगा, ऑड नंबर की लिस्ट देखेंगे तो भी 13 आएगा। 13 का अब क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। कर देते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 6 और 9 1s are 1। क्या आंसर आएगा आपका? 1 6 9। बट मेक श्योर अगर स्क्वायर्स की बात है तो 1 से 25 तक आने बहुत जरूरी है, और अगर क्यूब की बात है तो 1 से लेके 20 तक आने बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस को अगर आपको ये स्क्वायर और क्यूब आते होते तो हार्डली 10 सेकेंड्स लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है जो सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल। सर्कल में बैठे हैं 6 बंदे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और वो देख रहे हैं इन द सेंटर, सेंटर में वो देख रहे हैं। तो जब सेंटर में देखते हैं तो राइट ये रहता है, लेफ्ट ये रहता है, जो हमारा यूजुअल होता है। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन बनाएंगे, मोहन के राइट में कौन बैठा है? राजीव। बट ही इज नॉट जस्ट लेफ्ट टू विजय, पर वो क्या है, राजीव जो है is not is sitting to the right of Mohan, but he is not at the just at the left of Vijay। तो यहाँ पे हमारे पास जो विजय है वो नहीं आ सकता। चंदर इज बिटवीन बाबू एंड विजय। तो देखिए विजय चाहे यहाँ आए या जो ऑप्शन बनेगा हम लेटर ऑन देखेंगे। अगला है अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। एक और डायग्राम ड्रॉ कर लो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें विजय ड्रॉ करना है क्योंकि आखिरी जो 2 इन्फॉर्मेशन है वो विजय से रिलेटेड है, कि अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। उसके बाद है चंदर इज सिटिंग बिटवीन बाबू एंड विजय। मतलब चंदन आएगा यहाँ और बाबू आएगा यहाँ। अब 2 जगहें रह गई, 2 जगह पे हमें पता है, क्या पता है, मोहन और राजीव ने आना। ठीक है, जो राजीव है वो राइट पे आएगा मोहन के। तो अगर मैं मोहन को यहाँ बिठाऊंगी तो मोहन का राइट ये होगा, तो राजीव यहाँ आ जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा एक सर्कुलर अरेंजमेंट तैयार हो गया। Who is sitting to the left of मोहन? मोहन के लेफ्ट पे कौन बैठा है? हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इधर आ जाएगा लेफ्ट, इधर आ जाएगा राइट। लेफ्ट पे कौन बैठा है? मोहन के बाबू। तो यहाँ पे अब हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। वी आर डन विद रीजनिंग एंड जीके। द क्वेश्चन गिवन टू अस इज द 1/3 ऑफ द सर्टेन जर्नी वाज कवर्ड एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो बेसिकली पहली चीज जो हमें समझनी है वो क्या है कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एंड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है, इसका करने का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पे एक ही आपका फॉर्मूला लगता है, बाय वन और द अदर वे, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अब हमें क्या गिवन है? हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 1/3 जो बता रहे हैं वो, और हमें यहाँ पे स्पीड गिवन है। तो जब हमें डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हम लगा लेते हैं x, एक प्रॉपर जर्नी है, इसी का ही 1/3 है, 1/3 ऑफ x लगा लेंगे। उसके बाद 1/4 ऑफ x लगा लेंगे। उसके बाद जब 1 और 3 है, रेस्ट वो कह रहे हैं, रेस्ट में क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12, 7/12। मतलब जो बचा है 1 में से जब इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 5/12, 5/12x। ये जो जर्नी है वो कह रहे हैं ये 25 किलोमीटर पर आवर में। अब द पॉइंट इज डिस्टेंस, अगर हमें टाइम फाइंड करना, बिकॉज हमें यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, तो दिस इज द डिस्टेंस और स्पीड आ जाएगा यहाँ पे 25। अगले की स्पीड जो गिवन है वो है 30, और इसकी जो स्पीड गिवन है वो है 50। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? x, और यहाँ आ जाएगा 75x, यहाँ आ जाएगा x 120, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x बाय, अगेन हमारे पास आ जाएगा x बाय 120 आ जाएगा। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक एलसीएम हमें लेना पड़ेगा वो आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद x प्लस ये 2x हो जाएगा 70, 300। जब हम 300 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पॉइंट्स में जब आ जाएगा 2.5, 2.5 इन दोनों का मिला के आ जाएगा हमारे पास 5x। तो यहाँ आ जाएगा 9x अपॉन 300 विच विल बिकम 3/100x। ये कैंसिल हो जाएगा। 3/100x जब हमने कर लिया, उसके बाद अब हमें क्या पूछ रहे हैं, वो एवरेज स्पीड। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया था, यहाँ पे हमने x/3 तक हम पहुंच चुके थे। ये 3/100x, सॉरी 3/100x ये क्या था हमारे पास? टाइम आया था।
अब हमें क्या बताना है, अगर 3/100 आ गया था, हमें पता है जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने x माना था, तो x बाय 3x अपॉन 100 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33 1/3। 100 ऊपर चला जाएगा ना, 3 नीचे रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोनिकाज एवरेज एक्सपेंसेस फॉर 4 days इज दिस। ये एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। वो कह रहे हैं उसके एवरेज एक्सपेंसेस 4 दिन के कितने थे, 6। तो देखिए 4 दिन का उसका एवरेज जो है वो 6 है, तो सम कितना आएगा 4 दिन का, सम ऑफ 4 days विल बी 24। शी स्पेंट 7.70 पहले दिन, दूसरे दिन 6.30, इफ शी स्पेंट 10 ऑन द थर्ड डे 00, एंड अभी हमें बताना है फोर्थ डे का उसका एक्सपेंस कितना रहेगा। पहले हम इसको टोटल कर लेंगे, 1 14 4 1 24। अब देखिएगा 0 0 0 7 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, इधर हो जाएगा 14 24। अब हमारा क्या आया था 4 दिन का एवरेज 24, यहाँ पे इसकी 3 दिन की स्पेंडिंग कितनी आ गई 24, तो वो फोर्थ डे कितना स्पेंड करेगी, फोर्थ डे वो नील, कुछ नहीं वो स्पेंड करेगी, बिकॉज उसकी जो अमाउंट हमें टोटल गिवन है वो ही 24 है, और यहाँ पे 24 वो ऑलरेडी 3 डेज में स्पेंड कर चुकी है। अगला है द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 20। दो जानों की एवरेज एज है 20, तो ए और बी की अगर हम एक्चुअल एज देखेंगे एडिशन होगा 40। इफ सी वर इन द प्लेस, यहाँ पे वी आर ऑल्सो गिवन विद द हिंट पार्ट, तो हम इसको नहीं देखेंगे अभी, हम पहले खुद से सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का कितना एडिशन आ जाएगा 40। वो कह रहे हैं अगर c वर इन द प्लेस ऑफ a द एवरेज वुड बी 19। मतलब अगर a की जगह c होता और इन दोनों की एवरेज तब 19 निकलती, मतलब c प्लस b विल बी 38। उसके बाद इफ c वर इन द प्लेस ऑफ b, मतलब अगर c होती यहाँ पे b की जगह पे, तो a प्लस c विल बी 21, मतलब a प्लस c विल बी 42। हमें बताना है इन तीनों की एज कितनी होगी। तो वन थिंग यहाँ पे हमें गिवन है, अगर हम इन सबको टोटल करेंगे 40 38 और 42 को, यहाँ पे आ जाएगा 80 120 हो जाएगा टोटल, और 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है, 2 बार c आ रहा है, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 60। मतलब इन सबके सम का क्या बनना चाहिए, टोटल तो 60 ही होना चाहिए। अगर टोटल 60 होना चाहिए तो अब हम देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे अब हम सबकी वैल्यूज को, a एंड b की, यहाँ पे है a प्लस b इज इक्वल टू 40, एंड हमारे पास है b प्लस c इज 38। देखिएगा एक चीज, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, मतलब a और यहाँ पे माइनस करते हैं, a माइनस 2, मतलब a और c की एज में कितना है 2 का फर्क है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे ए और सी की एज में हमें पता चल गया। फिर हम देखेंगे अब ए माइनस सी, ए प्लस सी, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 42। तो यहाँ पे जब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ आ जाएगा 44 और इधर आ जाएगा 2a। ठीक है, और फिर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। अब देखिएगा जब a की वैल्यू आपके पास आ गई 22, पहली बात तो यहाँ पे हम आंसर्स देख लेंगे कि दो ऑप्शन में ही 22 है, मतलब या तो आंसर ए होगा या बी होगा। ठीक है, और हमें पता है ए की एज में से जब सी की एज माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, मतलब 22 में से हम क्या माइनस करेंगे कि 2 आंसर आए 22, इधर आ जाएगा -2 और उधर हो जाएगा सी। सी की एज कितनी है 20, मतलब बी आंसर है हमारा। फिर भी हम एक बार टैली करेंगे, ए की एज अगर 22 है उसमें 18 ही ऐड करेंगे ताकि 40 बने। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला है एन अलॉय इज टू कंटेन कॉपर, अलॉय है उसमें कॉपर होना चाहिए और निकल होना चाहिए इन द रेशियो 3:7। Find the amount of copper required to be melted with 28 kgs of nickel from the alloy। अब देखो इसके 28 अगर हो रहे हैं 28 kg, 7 हिस्सा था तो 28 हो रहे हैं, मतलब इंटू 4। इसका भी इंटू 4 करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कितने केजीज करना चाहिए, इसका कॉपर का कितना अमाउंट चाहिए ताकि एक प्रॉपर का प्रॉपर अलॉय फॉर्म हो सके। तो आंसर विल बी 12 kgs। अगला क्वेश्चन जो है, A can do a piece of work in 24 days, B can do a piece of work in 9 days and C can do a piece of work in
12 डेज। तो पहले हम लेंगे इसका एलसीएम, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा एलसीएम। कैसे? तीनों पे जा रहा है। उसके बाद 120 पे 120, और ये नहीं, यहाँ पे 180 नहीं आएगा। अगर हम 240 लेंगे तो भी नहीं होगा। एलसीएम चेक करते हैं एक बार, इसका कितना आएगा। 24, 9 एंड 12, 3 के टेबल पे जाएगा। 8, 3, 4, फिर ले लेते हैं 3, 8, 1 एंड 4, फिर 4, फिर 2 एंड 1, 8, 48 इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 48 तो नहीं, फिर 9 पे नहीं आएगा, 45 हो जाएगा। 8, 9 4, 9 2 18, 18 4 72। 72 इज आर एलसीएम। 72 इस पे 3 पे जाता है, इस पे 8 पे जाता है, और इस पे 6 पे जाता है। तो अब क्या है कि बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ वर्क बट लीव आफ्टर 3 डेज। बी और सी ने, मतलब 8 काम बी करता है और सी करता है 6 काम। 14 काम इन दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, पर 3 दिन के लिए किया, उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। 42 काम तो हो गया 72 में से। उसके बाद हाउ मच टाइम वाज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 72 टोटल काम था, ए प्लस सी ने मिलके 42 काम कर लिया। 30 काम रहता है, 30 काम अकेले बी ने करना है, और ए ने करना है। ए की जो उसके बाद अब एफिशिएंसी है वो है 3। अगर 30 काम बचा है, ए की एफिशिएंसी 3 है, मतलब वो 10 दिनों में बचा हुआ काम कर लेगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 10 days. A will take 10 days to complete the remaining work. Do a piece of work in 12 days. ठीक है, कुछ एक पर्सन है, बी देम एक्स। उसके बाद है 2 times the number of these persons, मतलब 2x can do the half of the work in what time। अब देखिएगा, हमें यहाँ पे वर्क 1 और यहाँ पे भी वर्क 1 ही है जो करना है, दोनों का बराबर काम है। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 12 दिन लिए इतने लोगों ने काम करने में। अगर डबल लोग लग जाएंगे उतने ही काम में तो कितने दिन लगेंगे। अब हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इससे कट जाएगा, एक्स इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब 6 दिन लगेंगे। 6 days विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रामू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2100। रामू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2100। रामू की यहाँ पे आ गई हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड, and was joined by Sham with 3600 after words। मतलब हमें नहीं पता कितने टाइम में। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड शाम ज्वाइंड इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड वर शेयर्ड इक्वली। जस्ट टू क्लियर वन थिंग, ये पार्टनरशिप का चैप्टर है, पार्टनरशिप का चैप्टर है। एंड द बेसिक लॉजिक यहाँ पे जो काम करता है वो क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। जितना एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, और जितने समय के लिए कर रहा है वो, उससे हम उसकी प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे। तो हमें ये तो पता है ये पूरे आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। देखो 12 मंथ्स को हम बेसिकली 1 ईयर को लेके चलते हैं, तो ये तो 12 महीने के लिए था ही था। ये अब 12 में से हम माइनस कर देंगे x, या फिर हम कह देंगे ये x मंथ्स के लिए था, या 12 में से x माइनस कर देंगे, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि ये है इसका टाइम, ये है इसका कैपिटल। प्रॉफिट जो है वो कह रहे हैं वो इक्वली शेयर हुआ है, मतलब 2100 into 12 upon 1 is equal to 3600 12 minus x upon 1 इक्वली शेयर हो रहा है ना। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 300, ये 0 कटे इससे, यहाँ आ जाएगा 7। तो हमारे पास ये 1 और 1 तो आपस में कट ही जाएंगे। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x जो है वो यहाँ आ जाएगा, और 7 जब यहाँ पे वापस आ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 5। मतलब उसने कितने मंथ्स के लिए अब इतने अमाउंट किया था इन्वेस्ट, उसने 5 महीने के लिए किया था। 5 महीने इज योर राइट आंसर। अगला है वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18x माइनस 18x प्लस 5। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। दिस इज द न्यू पैटर्न के हिसाब से इसके क्वेश्चन यूजुअली एक आधा आ जाता है, बट इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें बताना है a जाएगा, 2 जाएगा, दोनों जाएंगे या दोनों नहीं जाएंगे। x की वैल्यू गिवन है फर्स्ट वाले के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 36 प्लस 5 इज 41। हाँ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगला ये हमने फर्स्ट से कर लिया था। उसके बाद हम चेक करेंगे अगले वाला। अगले वाला जो है वो है 9x। x की वैल्यू अगेन हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, और उसके बाद है 5x प्लस 23, और ऊपर हमें क्या गिवन था 18x अपॉन प्लस इज इक्वल टू 5।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 9x, ये वहां जाके हो जाएगा 18। ठीक है, यहाँ पे 18x जो है वो वहां जाके हो जाएगा -5। इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर दो और यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 31। तो क्या है, क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, हमारा सेकंड से भी आंसर आ रहा है। ठीक है, 41 ही आ रहा है दोनों से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आइदर 1 और 2। मतलब अगर हम फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा, सेकंड से सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। अगला है हमारे पास x, y और z की जो है सम ऑफ द टोटल मनी इनके बीच में जो डिवाइड हुई है वो हुई है ऐसे। अगर जो z है उसको 25 ज्यादा मिल रहे हैं इससे, देखो 25 अमाउंट ज्यादा मिल रही है z को x से। ठीक है, और अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये 16x है, ये 11x है, मतलब 5x की वैल्यू जो है वो 25 मिल रही है। x की वैल्यू 5 आ गई ना, 5x की जो वैल्यू है वो 25 थी, तो 1x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, और ये सारा हमने x में फॉर्म करा था। अब हमें बताना है फाइंड द टोटल अमाउंट शेयर्ड। अब हम देखेंगे 11x, 13x, 16x, इनको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक 40x। x की वैल्यू कितनी आई 5, 40x की वैल्यू कितनी आएगी 200। 200 इज योर राइट आंसर। सो विद दिस हमने आज जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की, हमने थर्ड भी कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मेक श्योर जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये काफी टाइम रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।